Good evening, all of you. Today, you are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. Today, we will discuss about the vital signs. वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो एकेडमिक क्लासेस के अंदर पूछा जाता है, बाकी और कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। अभी तक जो हम वाइटल साइंस डिस्कस करते रहते थे, जैसे नर्सिंग के अंदर सिस्टर नैंसी की बुक में जो छोटा मोटा लिखा है वही हम डिस्कस करते थे। आज कुछ नई कंटेंट और नई बुक के साथ हम लोग खड़े हुए। तो वाइटल साइंस का जो मतलब है बेटा, वाइटल का मीन्स होता लाइव। ऐसे साइंस जो आपको बताते हैं कि यू आर लाइव, आप जिंदा है, ऐसे साइन को बोला जाता है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए क्लाइंट। देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मींस यदि मेरे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, एसाइटिस या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया है, या मेरे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर बढ़ना क्या बता रहा है बेटी? वो ये बता रहा है कि मेरा वाइटल साइंस डिस्टर्ब हो गया तो मैं बीमार हूं। तो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यदि मुझे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा तो मेरा बीपी रेज हो जाएगा ना, पल्स बढ़ जाएगी ना, होता है ना ये चीज। एक दिन मैं कार्डियो कर रहा, एक्सरसाइज में गया, अरे भाई पेट कम करना है, कार्डियो करो। कार्डियो करते टाइम सामने मेरा पहले तो ध्यान नहीं था, मैं देख रहा था और यार इस पे तो मेरी पल्स रेट 168 जा रही है, मैं तुरंत स्लो पड़ गया। तुरंत स्लो मींस असेसमेंट तो होना चाहिए ना यार, कि यदि यूर 168 यदि आपकी वो जा रही है तो वो 168 से यदि कुछ कम हो जाए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट भी तो इन्हीं कंडीशंस में होता है, जब आप पैशन से भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। एक्सरसाइज भी एक लिमिटेशंस के दौरान होनी चाहिए, एक लिमिटेशंस में होनी चाहिए, काम होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, डाइट भी होनी चाहिए, बहुत सारी है। वरना मसल्स एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो कि आपके मस्कुलर एट्रोफी या कार्डियक मसल्स को आपको डिस्टर्ब कर देंगे, कार्डियक मसल्स को डैमेज कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटी मैं समझा रहा हूं? तो वाइटल साइंस एक कंपोनेंट, एक असेसमेंट है जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को बताता है हमारे क्लाइंट की को। बॉडी टेम्परेचर। अब बेटा वाइटल साइंस के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? तो वाइटल साइंस के अंदर सबसे पहले आता है बेटा टेम्परेचर, दूसरा आता है पल्स, तीसरा आता है रेस्पिरेशन, और चौथा आता है बीपी। चौथा क्या आ गया बेटा? बीपी। अब जब हम ये चार चीज आ गई, अब इसका पर्पज क्या है हमारे वाइटल साइंस का? तो इसका सबसे पहले जो हमारा पर्पज बनता है बेटा, वो पर्पज हमारा क्या बनता है? वाइटल साइंस का पर्पज टू असेस द नॉर्मल कंडीशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल साइंस मींस इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन नॉर्मल और कौन सी एबनॉर्मल है। यदि किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच गया तो हम कहेंगे ना एबनॉर्मल बुखार आ रहा है, इसको गोली दो जल्दी, एबनॉर्मल हो गई है। पल्स रेट यदि किसी की 70 से 80 नॉर्मल होती है, 72 किताबों में लिखा हुआ है। यदि 100 से ज्यादा टेकीकार्डिया हो रहा है तो हम कहेंगे ना एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ कंट्रोल करो। यदि बीपी बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कंट्रोल करो। तो ये कंडीशन सबसे पहला जो हमारा पर्पज होगा, असेस द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। हमारे वाइटल ऑर्गन सही है कि नहीं है, इसका असेसमेंट कहां से करते हैं? वाइटल साइंस। कहीं भी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आता है तो सबसे पहले टू असेस द कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन असेस करते हैं, दूसरा हम वाइटल साइंस चेक करते हैं बेटी। समझ में आया? उसके बाद कंडीशन एंड प्रोग्रेस मेड बाय द पेशेंट। अब कंडीशन इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही? पहले पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस के दौरान उसका टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट था। अब वो टेम्परेचर 100 रहने लगा है, तो मींस वो बैक्टीरिया की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हम इससे प्रोग्रेस पता कर सकते हैं वाइटल साइंस से, टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। इसी से हम इफेक्टिवनेस पता कर रहे हैं कि भाई इसने गोलियां खाई है तो टेम्परेचर कम रहने लग गया, बीपी नॉर्मल रहने लग गया। तो ये इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? वाइटल साइन मेजर करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड द प्रेजेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट कह रहा है जी मैं तो गरम गरम सा रहता हूं, और आप उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हो, टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो मींस ही इज नॉट हैविंग फीवर। And to determine the baseline values of future comparisons, future comparisons means यदि किसी पर्सन का बीपी अब रहता है तो हम उसको बीपी मॉनिटर करने के लिए कहेंगे। अब जैसे बीपी के लिए हम लोग मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि डेली मॉनिटर करो बीपी 3 से 4 बार, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, 5 बार मॉनिटर करो, 6 बार मॉनिटर करो। अब बीपी को मॉनिटर करने का मतलब ये ना बेटा किस दौरान बीपी बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चीज है, वो तो एक डाटा से समझ में आएगा ना। कि शाम को बीवी से लड़ने के बाद यदि तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है तो बीवी से लड़ना छोड़ दो, दवाई की जरूरत नहीं है।
और यदि बीवी मोहब्बत कर रही है और फिर भी तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है, तो फिर गो टू एंड टेक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यह चीज समझ में आई बेटी। उसके बाद आता प्रिंसिपल्स कि हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स है वाइटल साइंस। तो पर्पस समझ में आया बेटा वाइटल साइंस का, बहुत इजी पर्पस है, आराम से याद हो जाएंगे। अब हमारे समझ में आता है प्रिंसिपल्स। तो वाइटल साइंस आर गवर्न्ड बाय द वाइटल ऑर्गन एंड ऑफन रिवील द स्लाइटेस्ट डेफिनेशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शंस। प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल इसका ये कि वाइटल साइंस हमारे पर्सन को बता देते हैं कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, और यदि कोई डेविएशन, डेविएशन मींस कोई रुकावट यदि किसी के नॉर्मल वाइटल साइंस में आ जाए तो हमें पता पड़ जाए कि इस कंडीशन इसकी बिगड़ती जा रही है। उसके बाद थॉट वाइटल साइंस specific information may be obtained that will help in the diagnosis, treatment and nursing care। बेटा कोई भी डिजीज हुआ किसी भी पेशेंट को, समझ में आ रहा है मुझे? कोई भी डिजीज हुआ किसी भी पेशेंट को, समझ में नहीं आया तो बीच में टोक देना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा रिपीट करेंगे, मजे से पढ़ेंगे, हमारे ऊपर कोई लोड नहीं है। इसने बोला है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के अंदर है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए हमारा वाइटल साइंस बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए कैसे? ट्रीटमेंट मींस हमें कितने टाइम तक ट्रीटमेंट देना है, इसका बीपी नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, डायबिटीज के अंदर शुगर नॉर्मल हुई कि नहीं हुई, इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। इसको यदि टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है तो पीसीएम तो देने की जरूरत नहीं है, उसको दर्द नहीं है और उसको टेम्परेचर नहीं है तो पीसीएम तो बंद कर सकते हो ना, क्योंकि हर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है। यदि उस पेशेंट का बीपी नॉर्मल है तो उसको बीपी की टेबलेट क्यों देनी? तो बेटा डायग्नोसिस एंड नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए भी तो हमें इसका पता होना चाहिए, क्योंकि किसी पेशेंट को यदि फीवर नहीं आ रहा और हम उसे कोल्ड स्पंजिंग करें तो ये बेनिफिशियल नहीं है ना बेटा। तो हमें पता होना चाहिए किस पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या डायग्नोसिस, उसके लिए वाइटल साइंस का जरूरी है ना। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते ही वाइटल साइंस क्यों चेक होते हैं? क्योंकि वाइटल साइंस आपकी आधी से ज्यादा बीमारी का भत्ता बता देते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वाइटल साइंस मींस टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। इन वाइटल साइंस को दूसरा नाम कार्डिनल साइंस भी बोला जाता है। यदि आपसे कोई एग्जाम में ये पूछ ले व्हाट इज कार्डिनल साइंस, तो यही कार्डिनल साइंस होते हैं। कार्डिनल साइंस मींस जो साइन आपको जिंदा होने का सबूत देते हैं, उन साइन को क्या बोला जाता है? वाइटल साइंस। और एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स, वी शुड नो अबाउट द वाइटल साइंस वेरी वेल रादर देन अदर प्रोफेशंस। ठीक है बेटा। उसके बाद द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मूवमेंट और रिग्रेशन में बी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस साइन। यदि पेशेंट का मूवमेंट करवाना है, नहीं करवाना, रिग्रेशन करवाना है, लिटाना है, पोजीशन देना है कि नहीं देना, कितने में रखना है, सांस की प्रॉब्लम है उसको तो फाउलर पोजीशन देना कि नहीं देना, रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं, अरे पेशेंट लेटा हुआ है उसका दम घुट रहा है, कई लोग फेसियल बना है, उसका तुम रेस्पिरेशन तो मेजर करेंगे कि इसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी आ रही है। रेस्पिरेशन रेट या टेम्परेचर या पल्स, इनके अंदर कोई चीज में चेंजेस आते तो आप उसे पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके मैनेजमेंट को चेंज करेंगे। ये बेटा हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि वाइटल साइंस के हैं। उसके बाद इंडिकेशंस, आप वाइटल साइंस कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो बेटे सुनो, वाइटल साइंस, अब देखो इसमें किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मरीज आया आपकी ओपीडी में तो भी आप वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं। मरीज ओपीडी मींस आउट पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट मींस आप जा रहे हो, वो दिखाने आया है, आपने दवाई लिख दी, दे दी पर्ची, जाओ बाबा। ओपीडी, आईपीडी, इन पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट, जहां पेशेंट को एडमिट किया जाता है वहां भी वाइटल साइंस जरूरी है। सर्जिकल प्रोसीजर्स, यदि किसी को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हो तो वहां भी वाइटल साइंस जरूरी है। इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, किसी को एमआरआई, सीटी या कुछ और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो वहां भी आप वाइटल साइंस जरूरी है। उसके बाद यदि आप ड्रग्स दे रहे हो किसी पेशेंट को तो वहां भी वाइटल साइंस मॉनिटर करना जरूरी है। ये नहीं तुम दवाई ठोके जा रहे हो और पेशेंट का बीपी लोडेड है। तो ये सारी चीजें मींस आपके एवरी मूवमेंट में, एवरी कंडीशन में जो आपके हॉस्पिटल में हो रहा है उस दौरान आपको वाइटल साइंस मेजर करने बेटी। ठीक है बेटी, समझ में आया। उसके बाद असेस द वाइटल साइंस कैसे करेंगे? सबसे पहले एडमिशन टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा, जब पेशेंट का एडमिशन होगा बेसलाइन डाटा, आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपका सेक्स क्या है, आप कहां से आए, आपका एड्रेस क्या है, हस्बैंड नेम, फादर नेम, मदर नेम, बच्चों के नाम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे कुछ नहीं कर सकते इलाज में। व्हेन ए क्लाइंट
हैज ए चेंज इन हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन और फेंटिंग। वो असेस वाइटल साइंस, जब हम वाइटल साइंस असेस कर रहे हैं तो मरीज बता देता है या पूछना चाहिए आपको चक्कर तो नहीं आए, आपका बीपी तो नहीं बढ़ा, आपको घबराहट तो नहीं हुई, आप गिरे तो नहीं, आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं। अकॉर्डिंग टू ए नर्सिंग और मेडिकल ऑर्डर बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मेडिकल मेडिसिन दैट कुड अफेक्ट द रेस्पायर। कुछ मेडिसिन हमारे रेस्पायरेशन और बीपी को अफेक्ट करती है। जैसे बेटा जितनी भी ब्रोंको डायलेटर ड्रग है जो ब्रोंकस को डायलेट करती है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देते। अरे आपको पोल्यूशन के, आपने लगा रखा है मास्क और कह रहा हूं मास्क में मेरा दम घुट रहा है, अरे भैया मास्क हटा के भी तो देख ले यार। तुम कह रहे हो जी ये लो जी एस्टेलिन के रेस्क्यू ले लो और भाप लो, अरे मास्क ही हटवा दो यार, भाप क्यों दे रहे हो? पेशेंट की कंडीशन पे यदि रिक्वायर है तो ही उसको दवाई दी जाएगी। ये नहीं पेशेंट चद्दर ओढ़ के बैठा है, मुंह पे नाक पे चद्दर रख रखी और बोला एस्टेलिन के दे दो इसको, नहीं। पेशेंट की यदि रिक्वायरमेंट है तो आपको देना है। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइंस, आपको यदि कोई प्रोसीजर हो या कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो या कोई सर्जरी हो, पहले वाइटल साइंस चेक करना है, दोबारा वाइटल साइंस चेक करना है। पहले जब ओटी में या ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाता है तनीषा, तो उससे पहले उस मरीज को प्री ऑप एक डिपार्टमेंट होता है, प्री ऑप एक डिपार्टमेंट होता है। मींस मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटी, तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं जो क्लास लेता हूं ना बेटा वो आपकी किताब और प्रैक्टिकल दोनों के बेस पे लेता हूं। आपका जो पेशेंट है वो पेशेंट एडमिट कहां है आपका? वार्ड में एडमिट हो गया, वार्ड में। इसकी होनी है सर्जरी कल। कल क्या बार है? जैसे मान लो थर्सडे, थर्सडे इसकी सर्जरी होगी, तो इवनिंग में जो वहां पे जो रेजिडेंट होगा वो आएगा, आने के बाद उसकी केयर करेगा। केयर में पेरिनियल केयर, उसको रात को सोना जगना, यदि बीपी आई है तो बीपी की टैबलेट देगा, मेडिकेशन देगा, नोट्स डालेगा, पेशेंट को एक्सप्लेन करेगा, प्रोसीजर बताएगा, यदि कोई इम्प्लांट लगना है तो इम्प्लांट के बारे में बताएगा। यहां से ये वार्ड से थर्सडे को मॉर्निंग में एक वर्कर आके आपके प्री ऑफ डिपार्टमेंट में छोड़ जाएगा। प्री ऑफ डिपार्टमेंट मींस ओटी। ओटी के बाहर एक रूम होता है जिसके अंदर प्री ऑपरेटिव डिपार्टमेंट मींस ऑपरेशन से पहले जहां मरीज रखे जाते हैं उस डिपार्टमेंट को प्री ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है। एज ए नॉर्म्स, नॉर्मल तरीके से हमें वहां पर पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने चाहिए, पेशेंट को यदि कोई फ्लूइड कोई मेडिकेशन यदि प्रेस्क्राइब है तो वो देना चाहिए। पेशेंट के लिए कूल एंड कंफर्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि पता पड़े सरकारी अस्पताल या किसी हॉस्पिटल में किसी का डॉक्टर का या किसी का ऑपरेशन करने का प्लान नहीं है तो पता पड़े मरीज को जाके बढ़ जाए, अरे बाबा क्या हो गया, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करो ऐसा हो जाएगा, पता पड़े बाबा का और बीपी हाई हो जाएगा। कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्ट एनवायरनमेंट वी विल प्रोवाइड इन द प्री ऑफ डिपार्टमेंट। जब ऑपरेशन के लिए मेडिकेशंस भी देने, ऑपरेशन से पहले जो मेडिकेशन, इसके बाद इस पर्सन को कहां ले जाया जाएगा? ओटी। ओटी में ले जाने के बाद एनेस्थेटिस्ट अपने एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाइयां मेडिसिन जो उसको देनी है उसके टेम्परेचर बीपी पल्स वाइटल्स मॉनिटर सेंसेशंस और सारे सिस्टम को ब्लड लॉस को मॉनिटर करने के लिए जो एनेस्थेटिस्ट जो बेहोशी का डॉक्टर है वो उसको पेशेंट को मॉनिटर करके सर्जन को हैंड ओवर कर देगा जहां पर सर्जन ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने के बाद सूचर लगाने के बाद पट्टी कर देने के बाद, पट्टी को इंग्लिश में बैंडेजिंग करने के बाद ड्रेसिंग कर देने के बाद उस मरीज को कहां भेजा जाएगा बेटा? पोस्ट ऑप, पोस्ट ऑपरेटिव डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या होता है? ऑपरेशन के बाद जहां पर मरीज रखे जाते हैं। पोस्ट ऑप डिपार्टमेंट, ऑपरेशन के बाद जहां मरीज रखे जाते हैं उसको पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट में पेशेंट के वाइटल साइंस, सबसे पहले मरीज को आते ही हमें बेड पे लिटाना होता है, वाइटल साइंस मॉनिटर लगाने होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है, ये हमारे नर्स का पहला काम है। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना होता है, यदि कोई मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड है तो वो मेडिकेशंस देनी होती है, एज ए नर्स हमें ये करना है और सारी चीजों की चार्टिंग करनी है। हम जब भी किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करें, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए जो कि हम रिकॉर्ड ना करें। पता पड़े कि आपने उस पर्सन को मेडिकेशन दे दी है, मॉर्फिन या पीसीएम, एक सिंपल सी टैबलेट दे दी,
आपके हस्बैंड का फोन आ गया, वो चिल्ला रहे हैं आपसे, आपका मूड खराब हो गया, आप भूल गए। हो सकता है ना, ह्यूमन नेचर है ना यार, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। इफ योर डाटा इज डॉक्यूमेंटेड, if your record is documented, then no problem will come। नाइट स्टाफ आएगा, वो भी चेक कर लेगा। ऐसा ही बोल रहा हूं ना मुस्कान, ऐसे ही तो होता है। नाइट स्टाफ भी चेक कर लेगा। आप ओवर में नहीं बता के गए, पेशेंट कह रहा फिर भी मेरा दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा यार पीसीएम दे दिया, इसको डाइक्लो लगा दो, डाइक्लो दे दिया तो पीसीएम लगा दो। तो इस कारण रिकॉर्ड जरूरी होता है। तो ये चीज समझ में आई। तो इन चीजों के अंदर वाइटल साइंस प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। हाँ, ओटी से पहले क्लोथ्स बेटा कई बार वार्ड के अंदर पहना के भेजते हैं, कई बार प्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वहां से पहन। ज्वेलरी सब रिमूव कर देते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। प्री ऑफ केयर ऑफ पेशेंट, ज्वेलरी रिमूव कर देते हैं, ऑर्नामेंट्स, मोबाइल वोबाइल, बॉडी के अंडर गारमेंट्स, लूज क्लोथ पहनते हैं। ये नहीं टाइट ब्रीज एंड समथिंग दे बियर्ड, जो भी अंडर बियर अंडर गारमेंट्स जो वो रिमूव कर देते हैं। पेशेंट के ऊपर कई कंडीशनों में तो टैग लगा दिया जाता है कि नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑपरेशन क्या है, उससे याद रहे। पता पड़े नाम आ रहा है रमा का, तुम ले जा रहे हो कमा को, तो ये भी ध्यान रखना है। करना किधर का है ये भी ध्यान रखना है। फाइल में कोई ड्रग्स देनी है वो सेंसिटिव है कि नहीं है ये भी ध्यान रखना है। पता पड़े उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक नहीं है, ऑपरेशन के दौरान तुमने ठोक दी वो दवाई, लगा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगी आपको, ये सीखने को सिर्फ मेरे पास ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आओ नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर मेजरिंग। आपके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है? द नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल साइन मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ सेलेक्टेड वाइटल साइंस में बी डेलीगेटेड टू असिस्टिव पर्सनल। किसी भी पर्सन के मेजरमेंट्स हमें करने होंगे वाइटल साइंस के। उसके बाद इक्विपमेंट यूज टू मेजर मस्ट प्रॉपर्ली टू इंश्योर एक्यूरेट फाइंडिंग्स। हमारे जो इक्विपमेंट्स जो वाइटल साइंस को मेजर करने के लिए जरूरी है वो वहां पर मौजूद होने चाहिए, रखे होने चाहिए क्लीनिंग में। इक्विपमेंट शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्लाइंट कंडीशन। जो भी इक्विपमेंट, जो भी डाटा या जो भी हमें रखना है उसको हमें सेफ तरीके से तैयार करके रखना है, स्टेराइल तरीके से तैयार करके रखना है। ये नहीं थर्मामीटर तुमने मेरे मुंह में भी डाला, खुशी के भी डाल दिया, फिर नेहा के मुंह में भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना। पता पड़े नहीं बेटी, मुंह में मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं मुंह वाले की। एक्जिला वाले को भी क्लीन करना है, मैं ओरल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं, नॉर्मली मुंह वाले की। ये नहीं किसी के रेक्टम में दे दिया तो उसको कई बार विदाउट नॉलेज आप मुंह में डाल दो। दिस इज एन वेरी बैड थिंग। यू शुड नो अबाउट द थर्मोमीटर्स, यू शुड नो अबाउट द एसेप्टिक टेक्निक एंड यू हैव टू फॉलो द एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर इन योर हॉस्पिटल। Aseptic technique will helpful in preventing the cross infection of the patient। क्रॉस इन्फेक्शन मींस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन ले जाने को क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। एक मरीज को कोई इन्फेक्शन था, मैंने छुआ, टच किया, दवाइयां लगाई, उसी हाथ से हम दूसरे के पास पहुंच गए, तो दैट इन्फेक्शन विल कैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इन हॉस्पिटल इज नॉन एज क्रॉस इन्फेक्शन। समझ में आया? ये क्वेश्चन आज तुमने एस्पाक्सिया नहीं बताया था ना मैडम को, एस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, एस्पाक्सिया दम घुटना, डिस्पेजिया डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, तो बताओ ना, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये बताना सीख लो। मैं देख रहा था बाहर से किसी बच्चा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, मेरी इज्जत खराब हो रही थी वरना। हाँ, तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरी बहना, वरना हो जाएगा हमारा सूना। हाँ ठीक है, जिंदा रखना है मुझे तो तुम पढ़ती रहो, और तुम भी जिंदा रहोगी तो मेरी उम्र बढ़ती रहेगी, पर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं भी फिर परेशान होता रहूंगा। तो तुम्हें पढ़ना है ज्योति, क्योंकि बिना फीस के मैं जिंदा नहीं रह सकता, और फीस तुम जब ही दोगे जब तुम पास हो जाओगे। तो पढ़ लो भाई। इनको नेहा समझाना ले जाके बाहर, जैसे कंधे पे हाथ रख के, चल सहेली हम चलते हैं, और फिर इसको समझाते हुए जाना। उसके बाद बेटा गाइडलाइंस में जब बात आती है, द नर्स नोज द क्लाइंट्स यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइंस। नर्स को पता होता है किस पेशेंट का वाइटल साइंस कितना, रेंज क्या है। द नर्स नोज द क्लाइंट्स मेडिकल हिस्ट्री, थेरेपीज एंड प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। एज ए नर्स वी शुड नो, एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए हमारे पेशेंट का क्या मेडिकेशन चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या थेरेपी चल रही है, और कितना टेम्परेचर रहता है। द नर्स कंट्रोल और मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये बहुत बड़ा फैक्ट है यार दुनिया में, पता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर मींस
तुम खुश हो अपने घर में, लेकिन कोई ना कोई बंदा आसपास में ऐसा आ जाएगा, टेंशन दे चलो ना यार। वो खुद तो तनाव में ही है, तुम्हारी छत के ऊपर से जाके टॉयलेट कर देगा, ये लो जी आ गई टेंशन। कई लोग देखो कुंडी खटका के भग गए, उनका क्या हुआ, कुंडी खटकाने से क्या हुआ, तुम्हें टेंशन देना है बस। मैं बढ़िया लग रहा हूं, अपने मन से खुशी से पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है, और तुम तो बढ़िया नहीं पढ़ा रहे यार, हो गई टेंशन तुम्हें। तो तुम बढ़िया भी पढ़ा रहे होगे तो भी तुम्हें टेंशन हो जाएगी, अरे तुम बढ़िया नहीं लग रहे यार, आजकल उम्र ज्यादा लग रही है, ये लोग हो गई टेंशन। तो इन्वायरमेंट शुड बी हेल्दी एंड सेटिस्फैक्टरी फॉर एवरीवन इफ यू वांट टू सक्सेस। हेल्दी मीन्स हैप्पीनेस शुड बी देयर, हैप्पीनेस होनी चाहिए। और हैप्पीनेस जब हम चाहेंगे तो हैप्पीनेस हो। जिंदगी में जो करे मन वो करो यार, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि ये नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, ये जरूरी है। यदि ये करी और सब कुछ करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं करी और सब कुछ करा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। The nurse uses an organized systemic approach when taking vital signs. Systemic approach, ये वर्ड बोल रहा है सिस्टमिक अप्रोच, ये नहीं जाती पहले आंटी जल्दी खोलो कपड़ा, कहां है तुम्हारी, ये दिखाओ ना हमें, ये आर्मपिट्स दिखाओ तुम्हारी, हमें ये टेम्परेचर लेना है। सिस्टमिक अप्रोच, योर वॉइस शुड बी सॉफ्ट, योर वर्ड्स शुड बी सॉफ्ट when you are going to assess the vital signs, that time your systemic process should be followed. Systemic process का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टमिक प्रोसेस का मतलब आप जाएंगे अपने ट्रे के अंदर वाइटल साइंस का सामान लेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद आप उनसे पूछेंगे, पूछने के बाद आप उनकी हेल्प करेंगे और आप उनके कोऑपरेशन के साथ वाइटल साइंस असेस करेंगे। ये नहीं तुम लगा के और घूमने निकल गए, मरीज ने उठा के बाहर रख ली, जैसे तुम्हारी दोबारा लगा ली, बोला जी मेरा तो वही 98 है, तुम कहे हाँ यार 2 घंटे से लगा रहे मैं बाहर हूँ। नो, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू शुड नो अबाउट द पेशेंट थॉट। कई बार पेशेंट मेडिकेशंस को फेंक देते हैं, कई मेडिकेशंस ऐसी होती है जो हॉलीडे पे दी जाती है, हॉलीडे मेडिकेशंस कहते हैं उनको, जो कि सुपरविजन जरूरी है जिन चीज के लिए। आजकल तो बच्चों के लिए चिपकाने वाली आ गई है ना, टंग पे चिपका दो बच्चा थूक नहीं पाएगा, टेस्टी। हमारे टाइम पे तो कैसी आती थी, घोलो कड़वा और चम्मच में पेलो और घुसेड़ दो उसको जानवर, ये ले पी, ऊपर से एक बंदा पानी लेके खड़ा रहता जल्दी खट 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 कर। आजकल तो भाई पैसा हो गया तो लोगों के पास ऐसी ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट आ गई है, फ्लेवर की आ गई, मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए, मुझे तरबूज चाहिए, मुझे कचरी का स्वाद चाहिए। मैं वैसे बता रहा हूँ इस फ्रूट्स में आ गई है, विटामिन डी चॉकलेटों में खा लो, विटामिन सी चॉकलेटों में खा लो। हमारे यहाँ तो दवाइयों में खाई जाती थी, चॉकलेट और इनमें तो आते ही नहीं थे। The nurse uses vital signs measurement to determine. The nurse analyze the result of vital signs measurement. As a nurse, we can analyze the condition of the patient. यदि किसी पेशेंट का SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन यदि 90 या 80 से नीचे जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन खराब होने को जा रही है। यदि किसी पेशेंट का बीपी फॉल हो रहा है, यदि किसी का पल्स रेट बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन खराब होने जा रही है, बचा लो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो ये हमारा किसका काम है, एज ए नर्स हम काम। द नर्स वेरीफाइज एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं। वाइटल साइंस अपीयर एबनॉर्मल, यदि नॉर्मल एबनॉर्मल आते हैं तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। और नर्स कैन डेवलप द टीचिंग प्लान ऑन द असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस चेक करते ही हम उसको असेस कर सकते हैं टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान मींस यदि बीपी उसका कम आ रहा तो हम कहेंगे नमक का पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स पियो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो, चलती रहो, घूमती रहो, थोड़ा सा चाय कॉफी पी लिया करो जिससे बीपी बढ़िया रहेगा तुम्हारा। ये क्या चीज है बेटा, ये सारे मेजर्स है जो एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ नहीं पता, आजकल के जैसे लोग, आजकल के जो बच्चे पास आउट हो गए उनको ये नहीं पता नर्स का फंक्शन क्या है, ट्रे कैसे ली जाती है, थर्मामीटर किधर से पकड़ा जाता है। यार कई बार कई बच्चों को देखा जाता है जिनको ये नहीं पता होता थर्मामीटर कहां से पकड़ा जाता है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। इसके बाद जब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट जो वाइटल साइंस जो हमारा आता है, सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले क्या था, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, अब भैया ये तो खुद शब्द बोल रहा है, टेम्परेचर मींस तापमान।
Body temperature may be defined as the degree of heat maintained by the body or it's a balance between heat production and heat loss of the body. कितनी बढ़िया चीज लिखी है। बॉडी टेम्परेचर क्या है बेटी, एक लाइन में याद रखना है आपको, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अरे भाई मेरा टेम्परेचर यदि अभी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो उससे जो हीट मेरे प्रोड्यूस हो रही है, और मैं स्टूल पास करने का या यूरिन पास कर रहा हूं तो मेरी हीट जो बाहर निकल रही है, इन दोनों के बैलेंस के बाद जो मेरी बॉडी की हीट है वही तो मेरा टेम्परेचर हुआ। दोस्त बिना मजा आ रहा है ना आज। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस का जो बैलेंस है वो क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर। समझ में आई? उसके बाद हीट रेगुलेशन सेंटर इन द, अब देखो बेटा कई बार ये पूछा जाता है कि वेयर इज व्हाट इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर। तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन अवर बॉडी इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन अवर बॉडी। ये याद कर लेना मुस्कान, रट रट के याद करना, दिल में बसा बसा के याद करना, ये याद हो जाएंगे। जब वहां पे इनको खुश होकर पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी याद होंगी ये चीजें। और यदि तुम सोचोगे ओहो गुरुजी ने लात मार दी अब मुझे भी तो पकड़ना पड़ेगा, बोरियत होके पढ़ोगी तो क्षमा तुम याद नहीं कर पाओगी। तुम खुश रहना सीख लो, ये सारी कायनात तुम्हें रुलाने के लिए लग जाएगी, फिर भी मत रोना, तो फिर सफलता तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, ये सच बात है। हर कोई रोता हुआ देना चाहता है ना कि इसको भी गम दे, चलो ये खुश क्यों हो रही है, इसका कुछ नहीं कर सकते, चलो इसकी शर्ट पे इंक फेंक देते हैं, इसकी मोटरसाइकिल का तार निकाल देते हैं, इसकी चाबी ले खड़े हो जाते हैं, इसका पंक्चर करते हैं। व्हाट मैन वेयर यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, यू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव टू एवरीवन। जहां जाओ आपका नूर ऐसा हो कि नकारात्मक लोग नजर से नजर ना मिलाए। जो होते हैं ना बड़े बड़े विद्वान लोग, विद्वान महापुरुष जो संत और ये होते हैं, उनकी नजरों से नजरें नहीं मिलाई जाती, अपने आप झुक जाती, क्योंकि नूर इतना झलकता है उनकी पॉजिटिविटी से। समझ में आ रहा है? अब यही नूर तो हमें बनना है, यही नूर तो हमें बनना है कि ज्योति से हम जो कहे वो पढ़ने लग जाए, यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। ज्योति से ये थोड़ी चाहिए घर के कागज उठा लाना मांगो, फिर तो मरबड़ा लेंगे। हम ये कहेंगे बहन जी पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे बेटे, पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे तो तुम्हारा भी जीवन और मेरा नाम तो फिर अपने आप ही हो जाएगा। आपके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं कैसे भी करके मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम इतने सफल हो जाओ कि मुझे भी जाते हुए, और तुम जब सफल होंगे तो मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई होगी, सफेदी भी थोड़ी सी आ गई होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा घर वाली भी यदि साथ में होगी, वो पूछेगी अरे वो मेरे बच्चे हैं, इसको मैंने पढ़ाया था, वहां का कितना सुकून भरा पल होगा, फील और एक महसूस करके देखना, हाँ मजा आ जाएगा। और वो मजा कब आएगा, जब ये पढ़ेगी। और पढ़ सकती है क्या बिना? अच्छा फिर ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी। क्षमा, हाइपोथैलेमस इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी। अब जब मैकेनिज्म आता है बेटा, तो मैकेनिज्म के अंदर दो, इसके जब टेम्परेचर का जब मैकेनिज्म आता है बेटा, तो मैकेनिज्म के अंदर दो चीजें आती है बेटा, मेरी बात सुन लेना दोस्त, बात मत करना। जब हम मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं बेटा, तो दो चीज आती है, एक तो होता है थर्मोजेनेसिस और दूसरा होता है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। बेटा लाइसिस, लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। अरे बेटी लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन होता है। कई लोग कहेंगे यार बड़ी छोटी छोटी चीज पढ़ा रहा हूं मैं, इनका बच्चों से क्या मतलब है? अरे ये जब तुम्हें याद होगा जब ही तो तुम्हारी नींव मजबूत होगी यार। पता पड़े तुम्हें सब कुछ आता हो और ये नहीं आता हो, थर्मोजेनेसिस, लाइसिस, हाइपोथैलेमस, तो मैं कैसे कहूंगा ये मेरे बच्चे ज्यादा पढ़ गए यार। पढ़ो, किसी को छोटा मत समझो, कभी नॉलेज का गुरूर मत करो। ये हो सकता है यार कि मैं थर्मामीटर या तुम्हें बॉडी टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं, आज मैंने तुम्हें कम पढ़ाया है, 10 दिन बाद तुम लगातार 10 दिन तक बॉडी टेम्परेचर पढ़ोगे, तुम्हें नॉलेज ज्यादा हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर की। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा गुरु मूर्ख है कि भाई मुझे ज्यादा आ गया। नो, यू डू योर हार्ड वर्क, यू इंप्रूव योर नॉलेज एंड यू शेयर विद मी, देन आई विल बी हैप्पी। सर टेम्परेचर में ये भी होता है, मुझे कितनी खुशी मिलेगी यार कि मुझे नहीं पता था, इस बच्चे ने बताया, बड़ा खुश होऊंगा। और खुश देने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो तुम पढ़ोगे नहीं।
है ना बेटी। थर्मोजेनेसिस मींस हीट का प्रोडक्शन होना है। ये मैकेनिज्म बॉडी टेम्परेचर का जो मैकेनिज्म उसका वो बेटा दोनों चीजों पर डिपेंड होता है, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस मींस टेम्परेचर का प्रोडक्शन और लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। इन दोनों के बाद में जो टेम्परेचर बचेगा वही तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा। नेहा समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं बेटा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखो बेटा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है ओरल का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब हम रेक्टम के अंदर करेंगे तो रेक्टम के अंदर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। जब हम एक्जिला से करेंगे तो एक्जिला के अंदर 1 डिग्री कम आएगा। मींस एक्जिला के अंदर +1 करना पड़ेगा, रेक्टम के अंदर -1 करना पड़ेगा। कितनी बढ़िया चीज डाली है यार किताब के अंदर, मजा आ गया सुन के। आंखों से प्यारी ओझल किताब है। अब मेरी बेटी, यदि ये थर्मामीटर मेरे मुंह में डालोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल माना जाता है। यदि टेम्परेचर यहां से लोगे तो यहां से बेटा हमेशा 1 डिग्री कम आता है टेम्परेचर। तुमसे पूछा मैंने कितना टेम्परेचर आया है, तुम कहोगे सर 96 आया है। तो 96 मींस तुम्हें +1 करना है। यहां पे एक्जिला में प्लस, तुम बोलोगे सर 96 आया है, हम +1 करेंगे, इसका टेम्परेचर 97 बनता है। एक्जिला में +1 करना पड़ेगा और यही तुम इसको रेक्टम में दे दोगे, टेम्परेचर अलग आए, वो थर्मामीटर अलग आएगा। मैं बता रहा हूं, रेक्टल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है, हीट होती है वहां पर, और ब्लड सप्लाई रिचेस्ट ज्यादा होती है। इसी कारण तो वहां का जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी वहां टेम्परेचर बड़ा गर्म आएगा। हेलो दोस्तों, अगेन आप लोग सब ध्यान दो और बाकी ये वीडियोस को शेयर करो बाकी के ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, कि वो ये वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर भी दिया होता है, या हमारा जो लोगो यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है वहां पे आप नंबर देख सकते हो और फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी क्लियर कर सकते हो, या यहां भी पूछ सकते हो। क्योंकि नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हो बेटा, और नॉलेज गेन करने के लिए कभी समय वो नहीं होना चाहिए कि कोई समय पे गेन करना है कि कैसे गेन करना है, कहीं भी कभी भी नॉलेज गेन कर लो। नॉलेज गेन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो और शेयर करवाओ दोस्तों के साथ। जब हम बेटा ये टेम्परेचर में, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ये आपने गलत दिखा रहा, बेटा मेरा शो करने का मतलब ये कि हमारे जब हम रेक्टम में जो टेम्परेचर लेते हैं उसके अंदर 1 डिग्री ज्यादा आता है टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे उसमें -1 कर देंगे बेटा, और एक्जिला के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो इसके अंदर हम +1 कर देंगे। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या किताबों के अंदर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, और कई किताबों ने तो बेटा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल किया हुआ है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल किया हुआ है। लेकिन एक्यूरेट यदि कोई पूछे तो ये आपको नॉर्मल बताना है बेटी, है ना। अब आता है बेटा कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर। कॉमन साइट, साइट कहां कहां से ले सकते हो टेम्परेचर, तो साइट्स, जब हम कॉमन साइट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारी साइट ओरल आ गई, दूसरी आ गई एनल आ गई, तीसरी आ गई एक्जिला, चौथा आ गया ग्रोइन, नेक्स्ट आ गया वेजाइना, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए अलग थर्मामीटर होता है ना बेटा। रेक्टम के लिए, एनल के लिए, या रेक्टल, सॉरी रेक्टल बोला जाएगा, रेक्टल, ये तो मैंने वो लिख दी सिगमंड फ्रेड की थ्योरी। रेक्टल थर्मामीटर, एंडोरल थर्मामीटर, ये अलग अलग थर्मामीटर होते हैं जिनके द्वारा ये मेजर किया जाता है। और लोशन थर्मामीटर भी अलग होता है जो कि वाटर के, पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फाइंड आउट या चेक करने के लिए जो थर्मामीटर काम में लिया जाता है उसको लोशन थर्मामीटर बोलते हैं। आया चीज समझ में बेटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी ये साइड्स है। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि कौन कौन से बॉडी टेम्परेचर होते हैं, तो एक होता है बेटा कोर टेम्परेचर और एक होता है सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर मींस जहां बॉडी की कैविटीज
और एक होता है सरफेस। अब जैसे एक्जिला के अंदर हम जो टेम्परेचर असेस कर रहे हैं वो हमारा सरफेस टेम्परेचर है। अरे भाई एक सतह पे जाके ही तो चिपक रहा है, बस आ रहा है ना। कोर टेम्परेचर क्या होता है कि यदि हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यदि हमें टेम्परेचर लेना है तो डायरेक्टली वो इनसाइड इंसर्ट करके वो टेम्परेचर लिया जाता है। जैसे ड्यूडोनल या कई पेशेंट जैसे डायरेक्ट हमने उसको ट्यूब डाली हुई है, ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब में पेशेंट के यहां तक गई हुई है वो ट्यूब, इस ट्यूब को अंदर जो डाल के टेम्परेचर लिया जाता है, अंदर डाल के। कोर मींस इनसाइड ऑफ योर बॉडी। हम यदि किसी पार्ट को किसी कैविटी के अंदर यदि डाल के और टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा कोर टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। Deep tissues of the body such as cranium, thorax, abdominal cavity and pelvic cavity. An accurate measurement is usually done using a pulmonary catheter. पल्मोनरी कैथेटर मींस एक कैथेटर डाल दी जाती है जिसके अंदर की जब हम इस थर्मामीटर को डाल के अंदर से भेजते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर को असेस करती है। ये चीज समझ में। उसके बाद फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा टेम्परेचर को? अब मेरे बेटे सुनना, मेरी बात सुनना। फैक्टर्स को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है टेम्परेचर को? सबसे पहले बेटा एज। एज अफेक्ट करती है। नॉर्मली आप यंग एज के बच्चे 20-21 साल में बिल्कुल गर्म रहते हैं, हीट प्रोडक्शन, मसल्स भी काम करती है, एक्सरसाइज भी काम करती है, ठंड नहीं लगती। मैं भी 20-21 साल में था ना तो कई लोग स्वेटर वेटर पहनते थे, मैं सोचता था यार इनको बड़ा यार स्वेटर ठंडी बहुत लगती है। अब मैं मच्छर और कभी स्वेटर इससे डरता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज, जैसे जैसे आपकी मस्कुलर एक्टिविटी, जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है उस दौरान आपको ठंड लगना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर आपका अनस्टेबल होना स्टार्ट होता है। तो एज। दूसरा हार्मोन्स। वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन देन मैन। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन इन वुमेन रेजेस बॉडी टेम्परेचर। प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन फीमेल के अंदर जब होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें नहीं बताया होगा किसी ने। हस्बैंड वाइफ होते ना, हस्बैंड वाइफ में बैरियर मेथड के अंदर आता है हार्मोनल टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द बैरियर मेथड। अब कहोगे कैसे टेम्परेचर? के हस्बैंड के कानों में थर्मामीटर लग रहा है? नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर मीटिंग, दोज आर पार्टनर। हस्बैंड वाइफ बेटा दे आर फ्री फ्रॉम अवर सोसाइटी, हम कुछ भी बोल सकते। हस्बैंड वाइफ मींस वो यदि बैठते करते तो नॉर्मली हस्बैंड को पता पड़ जाता है कि मेरी वाइफ का बॉडी टेम्परेचर ये है, हो जाएगा ना बेटा नॉर्मली। अरे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ टच करते ही बता देगी ना मेरे बच्चे का टेम्परेचर इतना, आज बुखार आ रहा है, कोई सा सारे थर्मामीटर फेल हो जाएंगे उस माँ के आगे। ऐसे यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों, हस्बैंड वाइफ में हंसने वाली बात नहीं है, प्यार की मूर्त होती है दोनों। हस्बैंड और वाइफ यदि दोनों एक दूसरे से टच करते हैं तो उनको पता रहता है। अब जिस दिन ओव्यूलेशन होता है ना, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन फीमेल का टेम्परेचर ज्यादा होता है रादर देन अदर डेज। बहुत बड़ी चीज बता दी भाई, पता है तुम्हें? उस दिन टेम्परेचर ज्यादा होता है फीमेल का, and during that day you can use barrier methods and you will not go for the sexual intercourse, that will be helpful in preventing the child। ये मैंने ही बताया जितने भी बच्चे आए हैं, ठीक है बेटा समझ में आया? ये बैरियर मेथड में भी आता है हार्मोनल टेम्परेचर। हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के लेवल से टेम्परेचर बढ़ता है फीमेल्स के अंदर और वो पर्टिकुलर उस दौरान होता है जिस दौरान ओव्यूलेशन होता है। तो हस्बैंड को समझ में आ जाता है ओव्यूलेशन हो रहा है भाई दूर रहो वरना रिस्क। ऊपर 2-3 बच्चे हो गए तो बाद में तो ऐसा लगता है जैसे थर्मामीटर वो क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर हाथ लगाने जा रहे हो। दैट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। No, if you don't want any kids then why you have to going to meet with your partner? Then you have to use the precautions, otherwise what you will go for abortion. That's not good for society, not good for your human being and not good for your partner. That's a very rubbish thing, what I think, that's my personal perception I'm telling you। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। Circadian rhythm। Circadian rhythm means body temperature normally changes throughout the day, varying as much 1 degree centigrade between early morning and late afternoon। The point of highest body temperature is usually reached between 8 p.m. and 12 midnight, and the lowest। पूरे दिन के दौरान भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद कम भी होता है। रात को हम जब ये काम करते हैं नॉर्मली 12 बजे तक, 8 से 12 बजे तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाता है और 12 बजे के बाद जब हम सोते हैं स्लीप साइकिल में, बेटा स्लीप के दौरान पता है जब आरईएम साइकिल, ये तुम कल पढ़ के आना, स्लीप साइकिल होती है
उस स्लीप साइकिल में 12 बजे के बाद जब आपको डीप नींद आती है ना, तो आपके बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म, सारी रिएक्शंस, सारी ब्रेन नॉर्मल और लाइट होती हुई जाती है, जिस दौरान आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मुस्कान? मजा आ रहा नहीं आ रहा बेटे? दिमाग काम कर रहा है? नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। बेटा दो हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस के दौरान पैदा होते हैं, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। स्ट्रेस आपके अल्सरेशन कर देगा पेट में। स्ट्रेस लेने वाले, मेरी बेटी है छोटी, मेरी बेटी 10-11 साल की, चिड़चिड़ती, दिन भर चिड़ती है। इसने पैर मार दिया उस पर भी चिड़ेगी, खाना खाना उस पर भी चिड़ेगी, उस पर भी चिड़ी, दिन भर चिड़ती रहती है। ऐसी हो रही है बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल हवा में। कल मैं उनको रामलीला दिखाने गया, मैंने बोला तेरी तो रावण यो फूंक मार देता ना तो तू तो जाने कहां जाके पड़ती। उन्होंने तो रावण को रोक लिया था। इस पे भी चिड़ेगी फिर। पानी दे दो, पानी पे भी चिड़ना है, खाना खाना उस पे भी चिड़ना है, बोलो पढ़ लो तो चिड़ना है, सो जाओ तो चिड़ना है। नहीं, उसको तो क्या समझ में आएगा, मेरे को रोक थोड़ी सकता है। मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो नेहा को भी सुना सकता हूं। उसके बाद बेटी स्ट्रेस, हीट प्रोडक्ट्स, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू हार्मोनल न्यूरल स्टिमुलेशन। बेटा जब भी तुम्हें, आप लोगों को पता है, साइंस पढ़ पढ़ के मैं कहता हूं स्ट्रेस मतलब, मैं मेरी वाइफ को बहुत समझा, स्ट्रेस ना ले ना ले ना ले। होता क्या है, कई पर्सन लाइफ को स्ट्रेस ले लेते हैं। अरे भाई तुमने बच्चे पैदा किए, तुम्हारी इच्छा थी ना, तुमने दोनों ने प्लान किया था कि हमें बच्चे करने हैं, तुमने बच्चे किए, अब तुम यूं कह रहे हो नहीं इनकी केयर बड़ा प्राण खाते मेरे, तो किए क्यों? अब तो स्कूल भेजने भी पड़ेंगे यार, नहलाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, ये तो सोचते ना जब तो सोचा नहीं। अब तुम उसको भी स्ट्रेस ले रहे हो, और वो भी बच्चे पैदा हुए 2-5 साल 8 साल 10 साल पीछे, यार बच्चे घूमने लग जाएंगे, 15-16 साल की हो जाएगी, फिर तुम याद करते रहोगे कहां है मेरे बच्चे, आए नहीं अभी तक। फिर क्यों टेंशन, फिर उसको एक लाइफ साइकिल है ना एक हर चीज की। अब कोई हमसे कहे कि काश वो लौटा दे वो पुराने दिन जहां हम 2000 रुपए 1500 रुपए माँ बाप से मिलते थे और बड़े सुकून से खर्चा चलाते थे, आए हाय क्या सुकून में रहते थे, कहां आएंगे वो दिन यार, नहीं आएंगे। अब तो वो दिन है कि ले बेटे पैसे रख ले तू, पर कर तू कुछ नहीं पाएगा। यदि शाम को यदि चिली पोटैटो भी खाएगा तो सुबह आधी किलो वजन बढ़ा हुआ मिलेगा, तो बेटा वो भी नहीं खा सकता। सबसे अच्छी लाइफ होती है स्टूडेंट्स लाइफ, यू एंजॉय एंड टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान बेटा हीट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट कार्बोहाइड्रेट ये है, ये सारे निकलते बाहर, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अफेक्ट करेगा, एसी चलाओ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एसी बंद करते ही टेम्परेचर बढ़े एनवायरमेंट के कारण। दूसरा टेम्परेचर अल्टरेशंस, टेम्परेचर अल्टरेशंस मींस हमारे जैसे हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस है, इनके अंदर अल्टरेशन आ जाए, एनवायरमेंट के अंदर अल्टरेशन आ जाए, बॉडी के अंदर अल्टरेशन आ जाए, कि हम जा रहे हैं हमने पता पड़ा आधी किलो आइसक्रीम खा ली, तो टेम्परेचर तो डाउन होगा ना, तुम आधी किलो आइसक्रीम खा गए यार, पूरी ब्रिक घर को बांटने के लिए आए थे, तुम खुद ही सल्टा गए उसको। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, जब हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करते हैं बेटा, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। कोई ये बताओ मेरे को थर्मामीटर पे रेंज कितनी होती है, कौन बता देगा? कितनी रेंज होती है थर्मामीटर पे? कितने से कितने तक थर्मामीटर पे टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे बताओ? ये नहीं पता होगा, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त बहुत बार। हैं? तुम तो कुछ भी बोल सकते हो, तुम तो फ्री ऑफ पास हो, जैसे बोलते हैं ना मेले में बच्चे कहीं भी टॉयलेट कर सकते हैं, कहीं भी सुसु कर सकते हैं, तो तुम तो क्रेडिट कार्ड फ्री। बिना आप बताइए, तुम तो भूल गए, तुम्हारे साथ तो मेरी इज्जत दाव पे लगी। बेटे मेरे नहीं बताया, झूठ मत बोलना यार, मैं हर क्लास में बताता हूँ, मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे उन सबको पता होगा। चलो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में सबसे पहले आता है बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर या मर्क्यूरी थर्मामीटर, बता रहा हूं बेटी, आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है इसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर और मर्क्यूरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर बेटा जो मर्क्यूरी बार आता है ना, जो नीचे बल्ब लगी रहती है ऊपर मर्क्यूरी, जिसको यूं छिड़क छिड़क के नॉर्मल लाया जाता है,
उसको बोलते हैं बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर या मर्क्यूरी थर्मामीटर। और फिर यूं आई की लाइन में देख के देखा जाता है, हाँ ये लाइन कहां तक पहुंची, ये लाइन कहां तक पहुंची, इसको क्या बोला जाता है, क्लिनिकल और मर्क्यूरी थर्मामीटर। दूसरा आता है बेटा इलेक्ट्रो थर्मामीटर, तो आपको पता ही है जो लेके आते हैं 70-75 रुपए का आता है, आर्मपिट्स में लगा लो, बल्ब को क्लीन कर लो। बल्ब और स्टेम, बल्ब किसको बोलते हैं, जो थर्मामीटर के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना बेटी, ये वाला, इसको बोलते हैं हम बल्ब। और ये जो ऊपर वाला, ये तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, सीधा कर लेना इसको, ठीक है बेटी।